अब हमारी नेक्स्ट टर्म है इसमें कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। देखो बेटा, रिसीट्स का मतलब होता है कि जब आपके पास कहीं से भी किसी भी सोर्स से पैसा आता है तो उसको हम रिसीट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रिसीट्स होती हैं ना, ये दो तरीके से होती हैं, या तो कैपिटल रिसीट्स होती हैं या फिर रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। मतलब किसी भी फॉर्म में जब भी आपके पास पैसा आता है तो उसको हम रिसीट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके की होती हैं। देखो, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं जो रिकरिंग इन नेचर होती हैं, यानी कि जो डेली बेसिस पे होती हैं, जहाँ से हमें पैसा डेली बेसिस पे आता है। जैसे हम डेली में अपने गुड्स सेल कर रहे हैं तो हमें डेली में पैसा आ रहा है, तो उसको तो हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स हमारी वो होती हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं, यानी कि जो हम डेली बेसिस पे नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई लैंड सेल की है या हमने कोई फर्नीचर सेल किया है, तो लैंड तो हम रोज़ रोज़ नहीं सेल कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जो चीज़ें डेली बेसिस पे नहीं होती हैं, कभी कभी होती हैं लेकिन उससे पैसा आता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट वो होती है जो रिकरिंग नेचर की होती है, जो डेली बेसिस पे हम करते हैं, जिससे हमें डेली में पैसा आता है, वो होती है रेवेन्यू रिसीट्स। It is also necessary to make a proper distinction between capital receipts and revenue receipts, because the revenue receipts are shown on the credit side of trading and P&L loss account, whereas the capital receipts are shown in the balance sheet either as increase in liability or as reduction in the value of the asset। देखो, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, लेकिन आपको समझना इसी तरीके से है कि जो रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट होता है वो इसी फॉर्म में होता है कि आपको सिर्फ पैसा आना है, डेली बेसिस पे आना है तो रेवेन्यू रिसीट्स है। और अगर कभी कभी, मतलब जो डेली बेसिस पे नहीं है, लॉन्ग टर्म में आ रहा है कि मान लीजिए कभी आपने लैंड बेचा, तो वो हमारी कैपिटल रिसीट्स है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब आपकी जेब से पैसा जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। किसी भी फॉर्म में आपकी जेब से पैसा जाए, सपोज करो आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करी है या कोई फर्नीचर बाय किया है, तो वो आपका क्या है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, वो एक्सपेंडिचर है। या मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर रहे हो, या एडवर्टीजमेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, तो वो एक्सपेंडिचर होता है। अब एक्सपेंडिचर भी के भी दो तीन पार्ट्स हैं, जैसे कि पहला है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो बेटा, इसको आप इसी फॉर्म में समझो कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रिकरिंग इन नेचर, यानी कि जो हम डेली बेसिस पे खर्चे कर रहे हैं, जो हमारे खर्चे रोज़ हो रहे हैं, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है और रेंट पे कर रहे हो, या एडवर्टीजमेंट पे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, तो ये जो खर्चे हैं ना, ये डेली बेसिस पे होते हैं और इनका बेनिफिट हमें शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है बस, ठीक है। दूसरा ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, यानी कि ये रोज़ रोज़ नहीं हो रहे होते हैं, ये कभी कभी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई लैंड परचेज़ किया है या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है या फर्नीचर परचेज़ कर लिया, ठीक है, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम में मिलेगा, क्योंकि मान लो आपने लैंड परचेज़ किया, तो लैंड तो आपने एक प्रॉपर्टी बना ली ना। आज मान लीजिए उसकी कीमत 10 लाख है, 10 साल के बाद उसकी कीमत 50 लाख हो जाएगी, तो ये तो आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक देगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के हैं, एक है रेवेन्यू जो डेली बेसिस पे आप एक्सपेंडिचर करते हो, और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप कभी कभी करते हो लेकिन उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में होता है। अब जो तीसरा है इसमें वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो इन दोनों एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि होता तो वो रेकरिंग नेचर का है, लेकिन बेनिफिट वो हमें लॉन्ग टर्म में दे रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से तो वो रेकरिंग नेचर में आया है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से वो बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म में। जैसे कि मान लीजिए एडवर्टीजमेंट है, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, तो आपको एडवर्टीजमेंट तो उसका बार बार ही करना है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एडवर्टीजमेंट कर दिया और आपका बिजनेस रन कर रहा है, नहीं, आपको उसको बार बार एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, और उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने अगर आज एडवर्टीजमेंट किया तो 2 या 3 दिन या महीने या 6 महीने तक रहता है, नहीं, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो जिस भी चीज़ का बेनिफिट आपको, आप उसको डेली बेसिस पे आप कर रहे हो और उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी हमारे दो तरीके के हो गए हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट टर्म है इसमें डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें सिर्फ फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो हम डेली में अपना बिजनेस रन करेंगे ना, उसके लिए होता है।
दूसरा ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंड वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी दैट इज फॉर कीपिंग द एसेट्स इन एन एफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, वो हमें हेल्प करता है एसेट्स को प्रॉपरली वर्किंग ऑर्डर में चलाने के लिए। ठीक है। दूसरा ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट नॉर्मली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक रहेगा, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट हमें मैक्सिमम 1 ईयर तक रहेगा। फिर है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिटन इन द बैलेंस शीट एंड वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटन इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में शो करते हैं। देखो अब हमारी नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंस। देखो एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस भी हमारा एक खर्चा होता है। जैसे एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा है, वैसे ही एक्सपेंस भी हमारा खर्चा होता है। लेकिन एक्सपेंडिचर हमारे बड़े खर्चे होते हैं, एक्सपेंस क्या है, वो छोटा खर्चा है। और ये खर्चा रिलेटेड होता है सिर्फ गुड्स और सर्विसेज से। यानी कि जो भी हमारा खर्चा गुड्स को प्रोड्यूस करने में आता है या उसको सेल करने में जो भी हमारे खर्चे आते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। और एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर हमारे बड़े खर्चे होते हैं। तो एक्सपेंस छोटे खर्चे हैं जो कि रिलेट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज से, और एक्सपेंडिचर में तो हर तरीके का खर्चा हम इंक्लूड करते हैं। अब है इसमें इनकम। इनकम क्या होती है, देखो जितना हमारे पास पैसा आया है और जितने हमने उसमें से खर्चे किए हैं, उसके बाद हमारे पास जो कुछ भी बचता है वो हमारी इनकम होती है। लेकिन बेटा इनकम जो होती है ना, वो सिंगल ट्रांजेक्शन की होती है। मतलब सपोज हमने कोई एक ट्रांजैक्शन की, उससे हमें जितना पैसा आया और उसमें जितना खर्चा हुआ, उसके बाद जो कुछ हमारे पास बचता है वो हमारी इनकम है। वो प्रॉफिट नहीं है, वो इनकम है जो हमने सिंगल ट्रांजैक्शन में की है। और प्रॉफिट क्या होता है, जब हम पूरे साल का टोटल रेवेन्यू, यानी पूरे साल हमारे पास जितना भी पैसा आया है और पूरे साल हमने जितने भी खर्चे किए हैं, उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो प्रॉफिट होता है। यानी इनकम में तो हम सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन लेते हैं और प्रॉफिट में हम टोटल लेते हैं। जो पूरे साल हमने खर्चे किए, जो पूरे साल हमारे पास पैसा आया, उसके बाद जो कुछ भी हमारे पास बचता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। अब इसके बाद है हमारा लॉस। देखो लॉस क्या होता है, मान लीजिए हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, यानी हमारे जो साल भर के पूरे खर्चे हैं, वो हमारी रेवेन्यू से ज़्यादा है। यानी इतना हमारे पास पैसा नहीं आया है, हमने खर्चे ज़्यादा कर दिए हैं और पैसा हमारे पास कम आया है, तो वो हमारा लॉस होता है। ठीक है। इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू। यानी हमारे खर्चे जो हैं वो टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं, और तो उसको हम लॉस बोलते हैं। अब है इसमें नई टर्म गेन। देखो बेटा गेन ना प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट वो होता है जो हम अपने बिजनेस में मेहनत करके पूरे साल कमाते हैं, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। गेन वो होता है जो हमें एक मॉनेटरी बेनिफिट है, यानी कि अपने आप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आज एक लैंड खरीदी और वो मैंने सपोज करो 10 लाख की खरीदी है, और आज से 10 साल के बाद या 20 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 1 करोड़ हो जाए, तो ये तो मुझे अलग से गेन हो गया ना। मतलब इसमें मैंने कोई मेहनत नहीं करी थी, बस एक लैंड खरीदा 10 लाख का और उसके बाद उसकी कीमत अपने आप बढ़ गई है, तो वो मेरी मेहनत के बगैर काम हुआ है, तो वो मेरा एक गेन है। ठीक है। या मान लो सपोज करो कोई लॉटरी लग जाती है या कुछ भी बिजनेस में ऐसा जिस पे आपने मेहनत नहीं की होती है, तो वो उसको हम गेन बोलते हैं। अब इसके बाद है परचेज। देखो परचेज वो होता है कि जिस भी चीज़ में हम डील कर रहे हैं, जिस भी गुड्स में हम डील कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैं शूज़ का कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, तो अब मैंने अगर शूज़ परचेज़ करे हैं उनको सेल करने के लिए, तो ये जो मैंने सामान खरीदा, जो शूज़ मैं खरीद के लेके आए, वो है हमारे परचेज़। और जब हम उनको बेचते हैं तो वो है हमारा सेल। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने अपने गुड्स खरीदे, हम शूज़ खरीद के लेके आए, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें डिफेक्टिव निकल गई। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वो सारे गुड्स ना वापस करते हैं, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। यानी कि हमने जो सामान खरीदा उसमें से कुछ चीज़ें डिफेक्टिव निकल गई हैं, तो अब हम उन्हें वापस कर रहे हैं सप्लायर को जहाँ से हमने वो खरीदी हैं, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। यानी गुड्स वापस जा रहे हैं आउटवर्ड, तो उसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ऐसे ही सेल, कि जिस भी चीज़ में मान लीजिए मैं शूज़ खरीद के लेकर आई और फिर मैंने, मेरा जो बिज़नेस है वो शूज़ का है, पहले मैंने सप्लायर से शूज़ खरीदे, अब मैं उनको सेल कर रही हूँ, तो वो होता है हमारा सेल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हमने सेल की है, लेकिन कस्टमर को हमारा जो प्रोडक्ट है वो पसंद नहीं आया और वो हमें वो चीज़ वापस कर गया।
ठीक है? यानी हमारा जो गुड्स हमने जो सेल किया वो वापस आ गया, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है? अब गुड्स क्या होते हैं? देखो गुड्स वही होते हैं, मैंने अभी बताया कि जो भी चीज़ें हम परचेज़ करते हैं मार्केट से वापस से रीसेल करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई क्लोथिंग के बिज़नेस में है तो पहले वो सप्लायर से क्लोथिंग परचेज़ करेगा, उसके बाद उनको सेल करेगा। तो गुड्स क्या होते हैं कि जो भी थिंग्स आप मार्केट से परचेज़ करते हैं उनको रीसेल करने के लिए उनको हम गुड्स बोलते हैं। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट टर्म है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। देखो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वही है कि जो हमने गुड्स खरीदे, परचेज़ करें सेल करने के लिए, ठीक है? वो होते हैं स्टॉक, ठीक है? अब ये स्टॉक 2 तरीके से हो सकता है, या तो ओपनिंग स्टॉक होगा या क्लोजिंग स्टॉक होगा। देखो, अब ये होता है कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जब हम गुड्स खरीद रहे हैं सेल करने के लिए, तो उसको तो हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। फिर हमने वो पूरे साल अपने गुड्स सेल किए। अब साल के लास्ट में जो भी स्टॉक हमारे पास बच जाएगा, यानी वो सारे गुड्स जो हमारे सेल नहीं हो पाए हैं और बच गए हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। देखो इसको समझो कि सपोज़ करो हमारा बिज़नेस स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 में 24 में, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म होगा 31 मार्च 2025 में। अब आप ये कहोगे कि ये तो दिसंबर में ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये मार्च तक क्यों जा रहा है? बेटा हमें ना 1 अप्रैल से हमारा बिज़नेस स्टार्ट होता है, 12 मंथ तक हमें ये करना होता है। जो फाइनेंशियल ईयर हमारा काउंट होता है ना, वो अप्रैल टू मार्च होता है। तो जब हम अप्रैल से अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने गुड्स परचेज़ करे रीसेल करने के लिए, तो यहाँ पर वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। पूरे साल हमने परचेज़ किया, सेल किया, परचेज़ किया, सेल किया। अब लास्ट में मार्च में आके 31 मार्च को हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या कोई स्टॉक बच गया है। अगर नहीं बचा तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर जो बच जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है? तो स्टॉक क्या होता है? वो सारे गुड्स जो हम परचेज़ करते हैं रीसेल करने के लिए, और उसके बाद उस जिसमें ओपनिंग स्टॉक ये होता है कि जहाँ से हमारा जिस मंथ में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में, उस टाइम हमने जो भी गुड्स परचेज करे हैं सेल करने के लिए वो हमारे ओपनिंग स्टॉक हैं। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा वो होता है कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। देखो इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो जहाँ हमारा ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वहाँ पर अगर हमारा कोई भी स्टॉक बच जाता है तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं।